अभी हम लोग क्लास 6 का भारतीय वन बुक से चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, शहरी एवं ग्राम्य जीवन हिस्ट्री का। इससे पहले हम बताए होंगे और सब चैप्टर, तो उसमें उस सब चैप्टर के बारे में बताया गया होगा। इसमें हम शहरी एवं ग्राम्य जीवन के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक है, पहले इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। जैसे अभी हम लोग अभी 2020 चल रहा है, तो अभी भी हम लोग यहाँ क्या होता है, रहते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है कि हम लोग शहर में भी रहते हैं, गांव में भी रहते हैं ना। तो उस समय आज से 2500 साल पहले भी लोग क्या करते थे, शहर में भी रहते थे और क्या करते थे, गांव में भी रहते थे। अभी हम लोग को लगता क्या है कि हम लोग ही शहर में रहते हैं, हम लोग के समय शहर रहा होगा, लेकिन पुराने के समय जमाने में लोग क्या रहते होंगे, गाँव में या फिर जंगल में रहते होंगे। लेकिन ऐसा बात है, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी से 2500 साल पहले, मतलब अभी 2020 चल रहा है, ठीक है, तो अभी से पीछे जाएगी तो 420 साल पहले भी, जब कैलेंडर खत्म होने के 480 साल पहले भी लोग कहाँ रहते थे, गांव में भी रहते थे और शहर में भी रहते थे। तो उस समय का गांव कैसा था और उस समय का शहर कैसा था, ये हम लोग कैसे मालूम चलेगा। हम लोग भगवान है कि पता कर लेंगे, आँख बंद करेंगे दिव्य दृष्टि से। हाँ, आज से 2000 साल पहले, 2500 साल पहले लोग रहते थे, जंगल में रहते थे कि शहर में रहते थे, जंगल में रहते थे तो किस प्रकार से रहते थे, गाँव में रहते थे तो किस प्रकार से रहते थे, शहर में रहते थे तो किस प्रकार से रहते थे। हम लोग को पता कैसे चलता है, बताओ। पता चलता है कि पुराने ज़माने में जो किताब लिखा गया, पुराने ज़माने में जो पांडुलिपि लिखा गया, पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे वो शिलालेख लिखवाता था। पुराने ज़माने में जो अपना जो वही चीज़ वही लोग लिखवाता था जो बहुत अमीर भी रहता था, क्योंकि पहले पुराने ज़माने में नॉर्मल पेपर नहीं था। क्या था, या तो तांबा के पत्र पे लिखना पड़ता था या भोजपत्र पे लिखना पड़ता था, जो कहाँ मिलता था, जो हिमालय के पहाड़ पे मिलता था भोजपत्र। तो वहाँ से भोजपत्र आता था, फिर यहाँ पे लोग उस पर क्या करते थे, लिखते थे। पहले के ज़माने में पढ़ाई लिखाई इतना आसान नहीं था जितना अभी हो गया है, इसलिए पहले के ज़माने में लिमिटेड लोग ही पढ़ते थे। ऐसा में बहुत पहले तो बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते थे। उसके बाद जब अंग्रेज गुलाम हुआ तो पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था खराब कर दिया गया, ताकि जब लोग पढ़ेगा तो क्या होगा, दिमाग हो जाएगा उसके पास, इसलिए इसको पढ़ाओ नहीं, बकलोल रहने दो और क्या उस पर राज करो, है ना। बेवकूफ़ों पर राज किया जा सकता है, लेकिन अभी तुमको कोई गलत बात समझाएगा कि तुम ऐसा करो, इधर से जाना, और तुमको हम मतलब कोई गलत बात समझाएगा, तुम समझ जाएगी कि मेरे लिए अच्छा है कि खराब है ना। तो उसी प्रकार हमको 2500 साल पहले लोग कैसे रहते थे, 2500 साल पहले, 2500 साल पहले लोग कैसे रहते थे, शहर में रहते थे या गांव में रहते थे, मिलनी इसके बारे में क्या करना, पढ़ना है। सिर्फ शहर में रहते थे या गांव में रहते थे, इसी के बारे में क्या करना है। तो भारतवर्ष में कृषि के विकास से शहर तथा नगरों का विकास हुआ। जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, नगरों का और शहर का क्या हुआ, विकास हुआ। कृषि माने खेती बाड़ी। पहले के ज़माने में लोग कम खेती करते थे, तो कम तो क्या होता था, खुद खा पी खत्म कर लेते थे। फिर ज़्यादा खेती होने लगा तो फिर ज़्यादा उपजने लगा, तो लोग पूरा तो नहीं खा पाएगा, तो क्या करता था लोग जो है वो सोचता था कि इसको हम बेच आएँ, दूसरे को दे दें और दूसरा जो उपजाता है उसका हम सामान ले लें, है ना। जैसे कि हम लोग चावल हम लोग गेहूँ उपजा रहे हैं और कोई धान उपजा रहा है, तो हमको चावल खाने का बड़ा मन है, तो हम क्या करेंगे कि चावल वाले के पास जाएंगे, उसको गेहूँ दे देंगे और गेहूँ वो बेचारा रोटी खा लेगा, हम क्या खा लेंगे, चावल खा लेंगे। तो पहले के ज़माने में ऐसे ही होता था। इस तरह का एग्जाम्पल भी क्या कर सकते हैं अपना, बहुत सारा चीज़ था। किसी के पास दूध रहता था तो वो दूध दे देता था, तो कोई सब्जी उसको दे देता था, ऐसे ही होता था पहले के ज़माने में, ठीक है। तो जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ, ऐसे ऐसे क्या हुआ, शहर का विकास हुआ। 2500 ईसा पूर्व, मतलब ईसा का मतलब क्या हुआ कि ईसा मसीह जो जानती है ना, क्रिश्चियन को, जो अंग्रेज के भगवान के पैदा लेने से 2500 साल पहले, मतलब उन लोग का जब भगवान आया धरती पर, उससे 2500 साल पहले भी यहाँ क्या था, लोग था, ऐसा में। और वो बहुत अच्छा से क्या कर रहे थे, रह रहे थे। तो 2500 साल पहले, इसलिए यह युग कांस्य युग कहला है। भारत में कांसा का उपयोग नहीं, कांसा क्या होता है बताओ, कांसा माने क्या होता है बताओ। कांसा एक प्रकार क्या होता है, धातु होता है, इसलिए यह युग कांस्य युग कहलाया। मतलब भारत में क्वेश्चन में आएगा आगे कि भारत में 2500 साल पहले का युग कौन सा युग कहलाता है, तो क्या बोलेंगे, कांसा का युग कहलाता है। क्या बोलेगी, कांसा का युग कहलाता है। इसी काल में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। इन्हीं परिस्थितियों में भारत में उस काल के नगर एवं शहर विकसित हुए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानती है, फिल्म आया था ऋतिक रोशन का, कैसे होता है, मोहनजोदड़ो, देखी थी, आज जाकर देख लेगी, मोबाइल पर क्या कर लेगी, देख लेगी। उसी चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, जो जिस पर फिल्म बना था उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, सब सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। इन परिस्थितियों में भारत में उस काल के नगर एवं शहर विकसित हुए, परंतु इन शहरों का 1500 ईसा पूर्व तक पतन हो गया। मतलब एक ही 1000 साल क्या हुआ, शहर जो है वो चला था, आज समझ में। अब किस प्रकार से खत्म हुआ नहीं हुआ, हम लोग के यहाँ भूकंप आता है, धरती फटा, कोरोना वायरस महामारी फैला, मान लो कि सब आदमी मर जाएगा तो क्या होगा, अब कुछ लोग बचेगा तो फिर वो सोचेगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। वैसे ही प्रकार का कुछ ना कुछ हुआ होगा, उस समय लोग मर गया होगा, कोई ना कोई शहर क्या होगा, मर गया होगा पूरा का पूरा। उस प्रकार तो क्या हुआ, 1500 ईसा पूर्व तक वो चला। इस काल में कांसा के साथ लोहा का प्रयोग अधिक होने लगा। मतलब कांसा का भी प्रयोग होता था और किसका होता था, लोहा का भी प्रयोग होता था।
अनुमान लगाया गया है कि भारत में लोहे के औजारों तथा हथियारों का उपयोग 2500 वर्ष पहले से होने लगा था। इन औजारों से जंगलों को साफ किया गया, साफ किए गए क्षेत्रों में खेती की गई। इस प्रकार धीरे धीरे खेती का विकास हुआ तथा कृषि उत्पादन बढ़ने लगा। कृषि के कारण लोग कृषि क्षेत्र के समीप रहा करते थे। इस तरह ग्रामीण क्षेत्र विकसित हुए। समय के साथ गांवों की संख्या बढ़ी। अब देखो, अब हुआ क्या कि पहले के जमाने में पूरे धरती पर क्या था? जंगल था, पूरी धरती पर पेड़ पौधा। सबसे पहले क्या, धरती जो है एक आग का गोला था और उसके बाद इस पर लाखों साल करोड़ों साल तक क्या हुआ, लगातार बारिश हुआ, है ना। उसके बाद पूरा आग को क्या हुआ, बुझा दिया। और फिर इसके बाद इस पे क्या हो गया, पानी ही पानी आ गया, पूरा पानी ही पानी आ गया। उसके बाद फिर पानी उड़ते उड़ते कहीं से साफ हुआ ना, फिर साफ हुआ। उसके बाद फिर पानी कहीं से साफ हुआ तो फिर पानी कहीं से नीचे घटा, तो फिर वहाँ से घटा तो फिर वहाँ काई जमना शुरू हो गया। जैसे अभी हम लोग कहीं भी पानी लग जाता तो क्या काई जमता है ना, उस प्रकार काई जमना शुरू हो गया। फिर काई जमते वहाँ पे पेड़ पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो उसके बाद पूरे धरती पे पानी के अलावा क्या था, पेड़ पौधा था। उसके बाद कहीं से आदमी आया होगा ना। अब मान लो इस पर कहीं कहाँ से आया, लेकिन मान लो कि आदमी आया होगा। फिर उसको रहने के लिए जंगल को साफ किया होगा, खाने के लिए क्या किया होगा, जंगल को साफ किया होगा। पहले तो जंगल में से खाया होगा, फिर उसको चावल खाने का मन किया होगा, गेहूं खाने का मन किया, फिर जंगल को साफ करके वहाँ चावल बोया होगा, गेहूं बोया होगा, है ना। उसके बाद वो क्या किया, फिर आदमी की संख्या बढ़ने लगा। फिर आदमी की संख्या बढ़ने लगा, सबको खेत चाहिए। हम लोग खेत चाहिए होता जाते हैं ना, खेत खरीदते हैं, फिर खेत तामते हैं, जंगल को रहता है तो जंगल साफ कर देते हैं, पेड़ पौधा गाछी वाछी रहता है तो उसको साफ करके फिर उसमें गेहूं चावल बोने लगता होता ना। उस प्रकार से पहले भी वैसा ही होता था। तो लोग क्या हुआ, जंगल को साफ किया और जंगल को साफ करने के बाद क्या करने लगा, खेती करने लगा। तो खेती का एरिया बढ़ने लगा तो फसल का उत्पादन भी तो बढ़ेगा। पहले जो 5 क्विंटल होता था अब कितना होने लगा, 50 क्विंटल होने लगा। तो इसी प्रकार से क्या हुआ, और जैसे जैसे खेत का संख्या बढ़ा, खेत का जगह बढ़ा, वैसे लोग आदमी खेत के पास में घर बनाना पसंद करेगा कि तुम रहती हो यहाँ और घर बना लेगी 50 किलोमीटर दूर। मतलब खेती करोगे यहाँ, घर बना लेगी 50 किलोमीटर दूर, हर दिन 50 किलोमीटर दूर से आएगी आ जाएगी। खेती की जहाँ पे तुम्हारा जमीन है वहीं पे रहना पसंद करोगे ना, कि आराम से घर में से निकले और खेती चावल वावल काटे, गेहूं निकाले, भिंडी का जो रोपे हुए भिंडी खाए और उसको निकाल के आराम से क्या करे, खा पी के खत्म कर दे उसको, है ना। ऐसा तो ये 50 किलोमीटर दूर कोई सामान रोपता है, आदमी खत्म हो जाएगा। वहाँ जो कौन जाएगा हर दिन, वहीं का आदमी, लोकल आदमी क्या करेगा, खाओ के खत्म कर देगा। तो इसलिए जब जहाँ आदमी खेती करता था वहीं घर बनाना शुरू किया कि दूर बसाना शुरू किया, वहीं बसाना शुरू किया। कृषि के कारण गांव में धीरे धीरे समृद्ध हुए। इसी के साथ राजा की शक्ति भी बढ़ी। राजाओं ने युद्ध के द्वारा दूसरे क्षेत्र को जीतकर भी अपनी शक्ति का और अधिक विस्तार किया। इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण में कई राज्यों का विस्तार हुआ। पूर्व वैदिक काल में इस विस्तार से विभिन्न नगरों की उत्पत्ति हुई। प्रारंभिक शहरों की जानकारी हमें उक्त स्थलों से खुदाई में मिली है। कई बौद्ध साहित्य जैसे जातक कथाओं में भी इन शहरों का उल्लेख किया गया है। दक्षिण के शहरों की जानकारी संगम साहित्य से मिलती है। इस साहित्य से ज्ञात होता है कि मदुरै शहर का राजा समय समय पर विद्वानों और कवियों की गोष्ठी किया करता था। इस बैठक में भाग लेने वाले विद्वानों ने संगम साहित्य को विकसित किया। अब देखो देखो होता यह था कि जैसे मान लो तुम्हारे पापा है कितना बेटा, 2 बेटा, क्या बेटी, 1। अभी तुम पढ़ रही हो, कुछ जब आज 10 साल के बाद क्या होगी, कमाना शुरू करेगी। अगर नौकरी करेगी तो मान लो तुम 20,000 कमाई, तुम्हारा भाई 50,000 कमाई, एगो भाई 1 लाख कमाया, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे घर का आमदनी, 1,70,000 का महीना। अभी तुम्हारे पापा कितना हजार कमाते हैं, मान लो 25,000 का महीना कमाते हैं, तो अभी 25,000 का महीना कमाते हैं, बाद में 1,70,000 का महीना तुम्हारे पापा कमाएंगे। तुम्हारे पापा धनी हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे। उसी प्रकार जैसे घर में अगर कोई लोग है तो कमाता है तो गार्जियन धनिक होता है, उसी प्रकार एक राज्य में हिला रही है, उसी प्रकार जब राज्य का लोग जब धनी मनी होता है तो क्या होता है, राज्य धनी होता है, देश धनी होता है। तुम कमाएगी तो सरकार को टैक्स देगी तो सरकार क्या होगा, धनी होगा ना। उसी प्रकार उस समय जब लोग धनी होने लगे तो राजा क्या होने लगा, धनी होने लगा। ठीक है, राजा जब धनी होने लगा तो हमको कैसे पता चला कि उस समय राजा धनी हुआ कि गरीब हुआ, हमको क्या पता। तो उस समय एक किताब मिला, किताब का नाम है संगम साहित्य। कथी नाम है, अभी चौक पर एक बैंड है, संगम बैंड है ना, देखती है ना, संगम बैंड। शादी वादी होता तो जाता है बाजा बजाने। तो उसी प्रकार उसी से याद करेगी तमिलनाडु के राजा के बारे में कैसे पता चला, संगम साहित्य से पता चला। पहले तुम घस को, तो हिल रहा है, पहले घस को, अरे घस को ना। ठीक है, तो किसके बारे में कैसे पता चलता है, वहाँ के लोग के बारे में, संगम साहित्य से। किसके बारे में, तमिलनाडु के राजा सब के बारे में किससे पता चलता है, संगम साहित्य के बारे में पता चलता है। उसके बाद गांवों के निवासी तथा गांवों की खुशहाली। अब उस किताब में जैसे जैसे लिखा गया, उस किताब के आधार पर हमको पढ़ना है। जैसे कि तुम लोग जो भी पढ़ रही हो, उस कहाँ से, कौन से किताब से लिया गया है, संगम साहित्य से लिया गया है। आया समझ में। ये जो हमको पता कैसे चल रहा है कि 2500 साल पहले लोग जो है वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या खाता पीता था, हमको कैसे पता चलेगा, बताओ, संगम साहित्य से पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद है तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो चीज कहाँ से लिया गया है, संगम साहित्य से लिया गया। इस काल में गांव विभिन्न प्रकार के होते थे, उन पर कहीं जलवायु का प्रभाव था तो कहीं उनमें सांस्कृतिक भिन्नता थी। पहाड़ी तथा जंगली क्षेत्रों में गांवों की संख्या कम होती गई और एक दूसरे से दूर होते गए, परंतु गंगा घाटी में अधिक तथा घनी आबादी के गांव होते थे तथा उत्तर और दक्षिण भारत के गांवों में क्या थी, विभिन्नता थी। ठीक है, मतलब
लोग कहाँ बसना शुरू किए? जहाँ पे पानी ज़्यादा था। पीने के लिए तो पानी चाहिए ना, हर काम करने के लिए पानी चाहिए। और पानी उस समय तो बोरिंग तो था नहीं, 2500 साल पहले की बोरिंग हला देगा। तो उस समय लोग नदी के किनारे में ज़्यादा रहते थे, इसलिए नदी के किनारे में ही लोग का क्या हुआ, बसना शुरू किया। अभी हम लोग भी रहते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं? नदी के किनारे तो रहते हैं। पीछे क्या है? बूढ़ी गंडक है। या तो हाजीपुर में ज़्यादा लोग रहता है, फिर पटना में ज़्यादा लोग रहता है। कहाँ रहता है? क्योंकि यहाँ पर नदी है, और नदी के आसपास ही लोग क्या करते हैं? रहना पसंद करते हैं या फिर रहते हैं। जहाँ भी लोग रहता है वहाँ पर क्या है? नदी था, इसलिए वो लोग क्या करता है? वहाँ पर रहता है। ठीक है। उसके बाद है पूर्व वैदिक काल में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश किसान ही रहते थे। किसान वर्ग 3 भागों में बटा हुआ था। पहला वर्ग सबसे धनी भूमिपति का होता था, दूसरा वर्ग छोटे भूमिपति का तथा तीसरा वर्ग भूमिहीन मजदूर का होता था, जिसमें दास शामिल थे। दक्षिण भारत में पहला वर्ग वेलल्ला कहलाता था। क्या कहलाता था? वेलल्ला। सब अभी साउथ का मूवी देखिएगा तो उसमें वेलल्ला वेलल्ला कहते रहता था, है ना। साउथ का धोती, लुंगी पहनने वाला धोती। दक्षिण भारत में पहला वर्ग वेलल्ला कहलाता था, दूसरे वर्ग को उनवार कहते थे, और तीसरे वर्ग को कैडेसियार या अधिमई कहा जाता था। कथी कहा जाता था? अधिमई। मतलब जो दक्षिण भारत में जो सबसे धनी आदमी था, इसके बाद बहुत जमीन था, उसको वेलल्ला कहता था। कथी कहता था? वेलल्ला। उसके बाद जो उससे गरीब था उसको कथी बोलते थे? उसको बोलते थे उनवार बोलते थे। सियार जानती है? सियार से याद करो उनवार। अब वेलल्ला मानता तो वेलल्ला हो ही गया। अब तीसरा नंबर कथी? अधिमई। आदमी को अधिमई बोलता था वहाँ का आदमी। तीसरा एकदम बकलोल था, उसके पास कुछ नहीं, खाने पीने कुछ नहीं था, दास था, नौकर चाकर था। वो खाली जो कथी करता था? सेवा करता था। आ गया समझ में? तो इसके बारे में हमको कहाँ से पता चला? संगम साहित्य से पता चला। अभी जो सबसे इंडिया का सबसे कठिन एग्जाम होता है, परीक्षा होता है, कथी होता है? यूपीएससी का एग्जाम होता है। जिसे आदमी कलेक्टर बनता है, एसपी बनता है। उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? ये से क्वेश्चन पूछता है जो तुम अभी पढ़ रही हो, तो तुमको मजाक लग रहा है ये काथी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तुम बीए कर लोगी तो यही आदमी फिर 6ठा क्लास की किताब खरीद के पढ़ता है कि हम आईएएस बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। बुझाया? ठीक है। उसके बाद उत्तर भारत के प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता था। जैसे गांव में एक मुखिया होता था, वैसे सब भी जगह होता है। जिसे ग्राम भोजक कहते थे। उसका नाम पहले कथी था? मुखिया का नाम कथी था? भोजक था, ग्राम भोजक था। इसके पास अधिक भूमि होती थी। गांव के सबसे बड़े उद्योग भूमिपतियों को यह पद मिलता था। जिसके पास सबसे ज्यादा खेत रहता था वही गाँव का मुखिया बनता था, पहले के जमाने में। अभी नहीं, अभी तो वोट में खड़ा होना होता है। अभी तुम्हारी तरफ से कौन खड़ा हुआ है? ठीक है। हाँ, परंतु धीरे धीरे पद क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। पहले के जमाना में जिसके पास ज्यादा जमीन रहता था वही गांव का मुखिया बनता था, लेकिन धीरे धीरे इसका कहा कि नहीं, मेरा बाप था मुखिया था, हम क्या बनेंगे? मुखिया बनेंगे। फिर उसका बेटा कहता था कि मेरा बाप मुखिया था, हम क्या बनेंगे? मुखिया बनेंगे। फिर यह पद क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। वंशानुगत मतलब होता है जब एक ही घर का आदमी, आने वाले सब एक ही घर का आदमी जो है सब चीज पे क्या करता है? कब्जा कर लेता है अति पर कि मेरा। हाँ नहीं, ठीक है। तो इसको बोलते थे मिस, तो चाय लिखाइएगा। ठीक है। उसको क्या बोलते थे बताओ? ग्राम भोजक बोलते थे। पहले के जमाना में क्या होता था? जिसके पास ज्यादा जमीन था वो मुखिया बनता था। उसके बाद क्या होने लगा? उसके बाद ये पद वंशानुगत हो गया। वंशानुगत माने क्या होता है? एक ही परिवार का जो आने वाला पीढ़ी है वही बोलेगा क्या कि हम ही मुखिया बनेंगे। मान लो कि तुम्हारे पापा ही मुखिया है, ठीक है। तो तुम्हारे पापा जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मुखिया रहेंगे। उसके बाद तुम्हारे पापा बूढ़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे? तुम्हारा भाई कहेगा, बड़का भाई का नाम बताइए? आदित्य कुमार कहेगा नहीं हम मुखिया बनेंगे। तो तुम्हारा छोटका भाई कहेगा नहीं हम मुखिया बनेंगे। पहले दोनों में झगड़ा होगा ना। तो उसी को क्या बोलते थे? युद्ध बोलते थे पहले के जमाने में। होता था, इसे सही बात है। उसके बाद मान तुम्हारा पहले के जमाने में था कि जो बड़ा बेटा था वही बनता था, सब छोटा बेटा उसका सेवा करता था बड़ा भाई का। तो क्या बनता था? तुम्हारा फिर भाई आदित्य कुमार कथी बन जाएगा? मुखिया बन जाएगा। फिर वो जब तक बूढ़ा रहेगा तब तक रहेगा। फिर उसका बाल बच्चा आएगा तो फिर क्या बनेगा? नहीं बोलेगा कि मेरा बाप मुखिया था तो हम भी बनेंगे मुखिया। आगे वंशानुगत मतलब समझ में आ गया। जब एक ही परिवार का आने वाला पीढ़ी उस पद पर कब्जा किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वंशानुगत पीढ़ी। उसके बाद है गांव में छोटे छोटे किसान रहते थे। छोटे छोटे किसान मतलब जिसके पास बहुत कम जमीन है, बस मतलब उसमें भिंडी उंडी रोप लिया, आलू टमाटर रोप लिया, खा पी खत्म कर दिया, उसी को बोलते छोटा किसान। ऐसा मतलब इतना ही जमीन होना चाहिए उसके पास कि उसको खा पी क्या कर ले, खत्म कर ले, तो उसको बोलते हैं छोटा किसान। उसको बोला जाता था, इन्हें गृहपति कहा जाता था। मतलब ये गृह का स्वामी था। पति मतलब क्या होता? स्वामी होता है ना। तो क्या था? गृहपति। इसको पहले के जमाने में कथी बोलते थे? गृहपति बोलते थे। ये स्वतंत्र होते थे तथा अपनी भूमि के स्वामी स्वयं होते थे। मतलब अपना भूमि का मालिक होता था। अभी हमारा जमीन था, जमीन के मालिक हम ही ना है। अभी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, अभी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हम अभी यहाँ के मालिक हम ही ना है। मतलब पप्पा के बाद तो हम ही हैं, है ना। पप्पा भी है, हम भी है, थोड़ा सा है कि नहीं। उसी प्रकार तुम लोग घर के मालिक कौन है? तुम्हारी मम्मी भी है, तुम भी हो थोड़ा बहुत, है कि नहीं। बाहर का आदमी आएगा तुम्हारा कोई सामान लेते रहे, पापा मम्मी नहीं रहेगी, तुम ही ना बोलेगी, झगड़ा भी करेगी। इसका मतलब मालिक कौन है? तुम भी हो। तो उसी तरह पहले के जमाना जिसके पास छोटा छोटा जमीन रहता था उसको क्या बोला जाता था? गृहपति बोला जाता था। आगे समझ में, आगे क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर समझ लिखा जाएगा।
इसके बाद इनके पास भूमि नहीं होती थी या 9 के बराबर होती थी, इन्हें ग्राम भोजक या कृषकों के लिए काम करना पड़ता था, इन्हें धनी वर्ग की सेवा करनी पड़ती थी और इस तरह के कार्य करने वाले को कर्मकार कहा जाता था। कथी कहता था? कर्मकार। मतलब पहले के जमाना में जिसके पास जमीन नहीं रहता था उसको बेचारा को दूसरा का नौकरी चाकरी करना पड़ता था। पहले के जमाना का फिल्म देखती हुई तो उसमें नौकर रहता है जमीन की, उसका वो भी, उसका बाप भी नौकर है, उसका बेटा भी नौकर है, वो भी आगे वाला वही नौकरी बनेगा, है ना। इस प्रकार क्या बोलते थे? उसको कर्मकार बोलते थे। कथी बोलते थे? कर्मकार। मतलब काम को करने वाला को क्या बोलेंगे? कर्मकार। पहले को नौकर नहीं बोलते थे, कथी बोलते थे? कर्मकार बोलते थे। जिसके पास जमीन नहीं रहता था पहले के जमाना में और जो बेचारा जो दूसरा का नौकर चाकरी करता था उसको क्या बोलते थे? कर्मकार बोलते थे। उसके बाद ग्राम भोजक, गृहपति तथा कर्मकार के अलावा गांव में अन्य काम करने वाले रहते थे। जैसे अब गांव में, अभी हम लोग के गांव में कौन कौन रहता है? बड़ा ही रहता है जो लकड़ी उकड़ी का काम करता है, घर का फर्नीचर वर्नीचर बनाता है, कुर्सी टेबल बनाता है जिसमें बैठ के तुम पढ़ रही हो भी आराम से। उसके बाद बुनकर रहता था जो कपड़ा बुनता है। अभी तो कपड़ा खरीद के लिए आती हो, लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था? बुनकर रहता था गाँव में, अपना कपड़ा सिलाई करते रहता था, है ना। अभी बनारस ना जाएगी, भागलपुर जाएगी तो वहाँ बुनकर रहता है, वहाँ का लोग साड़ी खुद बनाता है, खुद पहनता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता था? कुम्हार रहता था। कुम्हार तो हम लोग के भी इधर भी है। लोहार रहता था, लोहा का काम करने वाला। धातु का रहता था तो धातु का सामान सब बनाने वाला, ग्रिल उरिल बनाने वाला। उसके बाद है सोनार रहता था, आभूषण बनाने वाला जो तुम लोग पहनी हुई हो अभी। उसके बाद है हाथी दांत से सामान पहले बनता था, खूब सजावटी सामान कथी से बनता था? हाथी दांत से बनता था। उसके बाद है तो इस प्रकार के लोग भी रहते थे। अभी क्वेश्चन आएगा आगे कि पहले के जमाने में कौन कौन सा लोग रहते थे, तो क्या लिखेगी गाँव में? और हंस रही है, हंसने वाला क्या बात है? तुम्हारा बता। ठीक है। बुनकर माने क्या होता है? जो कपड़ा बुनता है उसको। उसके बाद गांव की खुशहाली कृषि उत्पादन पर निर्भर थी। जिस गांव में ज्यादा अन्न उपजता था, पहले के जमाने के लोग क्या काम था? खाली खाना, खाना पैदा करना, बस खाना पैदा करना मतलब कृषि करना, खाना, कृषि करने के बाद खाना, यही तो काम था और कोई काम था। और उसका तनका बहुत लड़ाई झगड़ा करता, मारपीट, मतलब युद्ध करता था ताकि हम उसका जमीन हड़प ले, उसका हम उसका जमीन हड़प ले, उसका जमीन हड़प ले, ये ना करता था। किसी को क्या करता था? बस यही काम था। अभी का ना काम है कि पढ़ाई लिखा, उस समय पढ़ाई लिखाई करता था, अपना थोड़ा बहुत कर लेता था, मन करता था तो, है ना। अब देखो गांव की खुशहाली किस बात पर निर्भर करता था कि गांव में कितना अन्न है, ठीक है। इसलिए अधिकांश गांव समृद्ध हो गए। कृषि का विकास नए एवं बेहतर औजार के प्रयोग से क्या हो गया? आगे बढ़ा। पहले लोग क्या करता था? खुरपी से खेती करता था। फिर सोचा कि नहीं खुरपी से करते हैं बड़ा दिक्कत लगता है। अभी रुको, बैल के पास ज़्यादा ताकत होता है। बैल को क्या करते हैं? बांध देते हैं और उसमें हल लगा देते हैं। उसके बाद बैल को हकाएंगे, 1 घंटा मारेंगे, भागेगा और उसमें तेजी से क्या होगा? खेत क्या हो जाएगा? जुताई हो जाएगा ना। तो बस वही है। उसके बाद इस प्रकार से टेक्नोलॉजी यूज किया तो उसका बाद क्या हुआ? खेती का जमीन बढ़ा, एरिया बढ़ा तो खेती का क्या हुआ? अन्न पैदावार बड़ा ज़्यादा हुआ। इस प्रकार पत्थर, लकड़ी और कांसे के बने औजार का प्रयोग कृषि में होने लगा। हंसिया, कुदाल, फाल आदि से खेती होता था, अभी भी होता है। सोचो ये सब कब बना था? इतना पुराना, 2,500 3,000 3,000 पहले इसका आविष्कार हुआ था। अभी तक हम यूज करें किसका? कुदाल का, फाल का, हंसुआ का, खुरपी का, ये सब का। समझ में आया? उसके पड़ती भूमि को भी खेती के योग्य बनाया जाता था। वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती थी। नए औजारों के कारण रोपाई के तरीके में भी परिवर्तन आया। अब खेती में बीज के छिड़काव के बदले धान को तैयार पौधे का प्रयोग होने लगा। मतलब पहले बीज छिड़क कर धान उग जाता था और उसके बाद क्या होता है? अभी पेड़ रोपते हैं। पहले एक जगह बीज ऊपर इकट्ठा कर लेते, उसके बाद एक एक जगह पेड़ उखाड़ कर रोपते हैं। ये कब से शुरू होने लगा? 2,500 साल पहले का तरीका है। कब का तरीका है? मतलब तुम्हारे जन्म के 2,500 साल पहले से आदमी सब ऐसे करते आ रहा है। अब तुम लोग भी कर रहे हो, आगे भी आदमी ऐसा ही करेगा, बुझाया? उसके बाद भारत में आरंभ में कृषि वर्षा पर निर्भर थी। मतलब अगर भगवान का मन था तो बरस गया, नहीं मन था तो नहीं बरसेंगे तो आदमी भूखे मर जाएगा, बुझाया? इसलिए पहले के जमाना में इंद्र भगवान का पूजा बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि पानी के लिए एक वही आदमी उपयोगी थे। वही सोचते थे कि आज इस गाँव के आदमी को मुआ देना है तो वहाँ बरसवे नहीं करते थे। इसीलिए कृष्ण भगवान वाला देखती होगी, उसमें कृष्ण भगवान के जब तो इंद्र भगवान का बहुत पूजा होता है। कृष्ण भगवान का कोई फिल्म देखती होगी तो क्या होता है? देखी हुई है ना। तो इस प्रकार अच्छे औजार एवं अच्छी सिंचाई व्यवस्था से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इस समय कई शासकों ने युद्ध के द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया। राज्य विस्तार से अधिक कृषि भूमि का उपयोग होने लगा। अधिक फसल उत्पादन से गांव और समृद्ध हो गया। इसके साथ राजा की आमदनी में भी क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। कृषकों से उसे सही समय पर काम मिलने लगा और राजा एवं अन्य भूमिपतियों ने कृषि से प्राप्त धन को व्यापार के लिए प्रयोग करना आरंभ किया। व्यापार से नगरों का विकास हुआ। अब देखो, पहले के जमाने में लोगों का पैसा नहीं था, कम जगह पे खेती करता था। उसके बाद ज़्यादा ज़मीन पे खेती करने लगा। ज़्यादा ज़मीन पे खेती करेगा तो ज़्यादा अन्न उपजेगा कि कम अन्न उपजेगा? ज़्यादा। अब ज़्यादा अन्न उपजेगा तो बेचारा खा पी के तो बचा लेता था, तो सोचता था कि दूसरा को दे के पैसा कमा ले। समझ आ रहा है? तो दूसरा का दे क्या पैसा कमाने लगा। सबके पास पैसा आ गया, फिर ऐसा होता है कि पैसा आ गया, फिर क्या करते? दूसरा देश में जाते हैं, यहाँ हम लोग उसको क्या देंगे? चावल गेहूँ देंगे और उससे दूसरा कोई सामान ठग लेंगे। समझ आया? पहले के ज़माने में खाने का जो सामान था बहुत महंगा बिकता था और सब सामान क्या बिकता था? सस्ता बिकता था। तो ये लोग खाने का सामान देता था और सब सामान क्या होता था? ठग लेता था। अभी क्या होता है? खाने का सामान सस्ता बिकता है और सामान क्या होता है? महंगा बिकता है। इतनी को मोबाइल खरीदते हैं, कितना का होता है? 25,000 का होता है।
है ना। आप 25,000 में 25,000 का बच्चा अभी गेहूँ और चावल खरीद लेंगे तो हमारा पूरा घर यहाँ से मतलब भर जाएगा, है ना, पूरा घर भर जाएगा, इतना सामान हो जाएगा। इसका मतलब अभी के ज़माना में क्या हो गया, खाने का सामान सस्ता हो गया है क्योंकि आदमी बढ़ गया है। अगर महंगा कर देगा आदमी भूखे मर जाएगा, है ना। आप पहले के ज़माना क्या था, खाने का सामान महंगा था तो लोग खाने का सामान बेच बेच के अमीर हो गया। पहले के ज़माना में लोग सोने का चिड़िया थे, कथी बेच के, खाना का सामान बेच बेच के अमीर हो गया, है समझ में, समझ में आया कि नहीं। आगे देखो, इस प्रकार राजा क्या हुआ, अमीर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सुदर्शन झील के बारे में पढ़ना है। एक प्रकार का झील है गुजरात में जो बहुत फेमस है, अभी आदमी उसको देखने जाता है, समझ में आया। तो झील का खासियत क्या है, क्या है बता रहे हैं। कुर्सी दीजिए ना इसको। आप चल जल्दी पी लीजिए। कोरोना वायरस में काढ़ा पीना बहुत जरूरी है, तो मर उड़ जाएंगे तो बस हो गए, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सुदर्शन झील के बारे में पढ़ना। जूनागढ़, गुजरात में एक जगह का नाम, उसका नाम क्या है, क्या, जूनागढ़ गुजरात के अभिलेख में राजा रुद्रदामन ने इस झील के बारे में लिखवाया था। अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंचाई के लिए इस झील को बनवाया था। इससे कई नहरें निकाली गई। एक भयंकर तूफान के कारण बाद में झील के तटबंध टूट गए। इस झील को रुद्रदामन ने अपने कोष से दोबारा बनवाया था। पहले की अपेक्षा इस झील के तटबंध अधिक मजबूत बनाए गए थे, परंतु फिर 300 साल बाद या फिर से टूट गया। गुप्त शासक चंद्रगुप्त ने इसे फिर से बनवाया। अब देखो, एक बहुत बड़ा झील था, क्योंकि पहले के जमाना में पानी का कोई व्यवस्था नहीं था, इंद्र भगवान के भरोसे बैठना पड़ता था, है ना। तो राजा सोचा कि अगर क्यों ना एक बहुत बड़ा झील बनवा दिया जाए जिसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा हो। तो सबसे पहले किसने एक झील बनवाया, गुजरात के जूनागढ़ में चंद्रगुप्त मौर्य, जो बिहार का था, बिहार का पटना का था, वो कहाँ, गुजरात में जाके कहाँ बनवाया, झील बनवाया। वहाँ बहुत बड़ा झील बनवाया जिसमें से बहुत सारा नहर निकाला। उसके बाद एक बहुत बड़ा भयंकर तूफान आया, तो जो झील का तटबंध था, जो किनारा था, वो क्या हुआ, टूट गया। उसका टूटने के बाद उसको कौन रिपेयरिंग करवाया, उसको टूटने के बाद रुद्रदामन ने इस झील को दोबारा बनवाया अपना पैसा से। नाम क्या है, नाम है राजा का रुद्रदामन। कितना खतरनाक नाम है सोचो। तो सबसे पहले सुदर्शन झील को कौन बनवाया, चंद्रगुप्त मौर्य बनवाया। उसके बाद एक भयंकर तूफान आया, जैसे परसों आया था, आ गया, फिर झील का तटबंध क्या हुआ, टूट गया। फिर रुद्रदामन नाम का राजा था, उसको क्या बनवाया, फिर से दोबारा उसको बनवाया। उसके बाद फिर 300 साल तक टिका, फिर 300 साल तक चला झील। उसके बाद वो फिर टूटा, तो उसके बाद कौन बनाया, उसके बाद गुप्त शासक स्कंदगुप्त बनाया। कौन बनाया, शासक स्कंदगुप्त बनवाया। ये क्वेश्चन जो है बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता है कहला, कि क्वेश्चन बहुत हार्ड एग्जाम पूछा जाता है। इस एग्जाम का निकाल लेगी तो कभी बन जाएगी, 1-1 लाख वाला नौकरी होगा। या इतना कठिन एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा था 6ठा क्लास से। कहला कि बच्चा आगे पढ़ता है पीछे भुलाता है, सबको लगता है एग्जाम बोला क्या कि बच्चा BA में पढ़ रहा है, इसका मतलब 6ठा क्लास का भुला गया होगा, इसलिए 6ठा क्लास का क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले क्या नाम है, सुदर्शन झील को किसने बनवाया था, उसके बाद किसने बनवाया, स्कंदगुप्त, ठीक है। उसके बाद शहर या नगर का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। देखो शहर या नगर का विकास, देखो इस काल में गांवों की अपेक्षा शहरों की अधिक जानकारी मिलती है। प्राचीन नगरों के बारे में हमें बौद्ध जातक कथाओं, यात्रा विवरणों, मूर्तियों तक खुदाई से प्राप्त और वस्तुओं एवं औजारों से जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत में खुदाई से काले रंग के पॉलिश किए हुए चिकने तथा चमकते बर्तन मिले। पहले के जमाने में दक्षिण भारत में कई सारे बर्तन में लोग खाना बनाता था, काला चिकना और चमकता हुआ पॉलिश किया हुआ बर्तन था। ऐसे मिट्टी के बर्तनों को उत्तर भारत में दक्षिण भारत में व्यापार के उद्देश्य से लाया गया होगा। प्रत्येक शहर की अपनी विशेषता थी, मतलब माना जाता है कि ऐसी मिट्टी के बर्तनों को उत्तर भारत से दक्षिण भारत में व्यापार के उद्देश्य से लाया गया होगा। मतलब वो ये बर्तन जो है उत्तर भारत में बना और दक्षिण भारत में लोग जाता था बेचने, समझ में आ रहा है। बनाता कहाँ था, हम लोग बनाते दिल्ली में, अब बेचाता कहाँ था, तमिलनाडु में, समझ में आ रहा है। उसके बाद है प्राचीन भारत के नगरों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती थी। उत्तर भारत में शहरों को नगरों और बड़े शहरों को महानगर कहा जाता था। मतलब उत्तर भारत में हम लोग जिस एरिया में रहते थे उसको बोलते हैं उत्तर भारत। उसको क्या बोलते हैं, बड़ा बड़ा शहर को महानगर और छोटा शहर को क्या बोलते थे, शहर बोलते थे। उसके बाद है महानगर कहा जाता था। अधिकांश शहर बाजार के निकट होते थे। कई शहर जैसे पाटलिपुत्र तथा प्रयाग इलाहाबाद नदी किनारे बसे होने के कारण महत्वपूर्ण थे। मतलब उस समय का मेन नदी कौन था, पाटलिपुत्र था, जिसको भी पटना कहा था। पाटलिपुत्र क्या कहता है, और उसके बाद प्रयागराज को इलाहाबाद कहा जाता। पहले का नाम क्या है इलाहाबाद का, प्रयागराज, अभी फिर से उसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज हो गया है। उसके बाद है प्रसिद्ध नगर उज्जैनी, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। एक नगर था उज्जैन। उज्जैन में एक बहुत बड़ा भगवान शिव जी का क्या है, मंदिर है, ठीक है।
उज्जैन एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था, मतलब उस मार्ग से लोग व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, ठीक है। प्रत्येक शहर प्रशासन तथा व्यापार का केंद्र होता था। राजगृह मतलब राजगीर कौशाम्बी तथा श्रावस्ती प्राचीन काल के प्रशासनिक केंद्र थे। कई क्षेत्र धार्मिक स्थल होने से नगर बन गए थे। बोध गया में शहरी विकास तीर्थ स्थल होने का इसका क्या था, इंपॉर्टेंस बढ़ गया था। मतलब बोध गया हम लोग किधर है, बिहार में, तो क्या था, तीर्थ स्थल था। मतलब आदमी कहीं कहीं मरेगा, कहाँ जाएगा, गए जाएगा ना। इसका मतलब क्या था, गया में आदमी का होता है अंतिम संस्कार, तो क्या होता है, वो लोग स्वर्ग में जाता है सीधे, धरती को भटकना नहीं पड़ता। इसलिए बड़ा तीर्थ स्थल था, इसलिए उसका क्या बढ़ गया, इंपॉर्टेंस बढ़ गया। पाटलिपुत्र का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, प्रयागराज का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, उज्जैन का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, और कथी का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, पटना का, पाटलिपुत्र का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। अब देखो नया चीज आया पाटलिपुत्र। हम लोग इधर पटना राजधानी है बिहार की, उसका नाम पहले क्या था, पाटलिपुत्र था। स्पेशल चीज इसके बारे में पढ़ना है। क्यों स्पेशल चीज है, क्योंकि ये बहुत पुराना शहर है। कितना शहर है, पुराना, बहुत पुराना शहर है, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, ठीक है। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मतलब आज से 2500 साल पहले, ठीक है, जो पूरे भारत में, इधर देखो, पूरे भारत में जो सबसे मेन राजा था, वो सबसे धनी मनी राजा था, वो कहाँ का था, पटना का था, बिहार का था, ठीक है। उसका नाम था मगध वंश। उसके बाद उसका राजधानी कौन था, पाटलिपुत्र। तो मतलब उस समय पूरे दुनिया का सबसे जो है महंगा शहर कौन था, पटना था, जो अभी बेचारा क्या हो गया, बेचारा गरीब दुखिया बना दिया है ना। उसके बाद इसलिए एक महत्वपूर्ण शहर था। अन्य शहरों की तरह यह चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था। पहले के जमाने में राजा जो है, राजा का जहाँ घर था, जिस शहर में घर होता था, उसको चारों तरफ से दीवार से क्या कर देता था, कीनाबंदी करता था, ताकि बाहर से लोग आक्रमण करके राजा के परिवार को ना मार दे। आगे समझ में। उसके बाद कई वर्षों तक यह प्रमुख प्रशासनिक केंद्र है। मतलब प्रशासनिक केंद्र का मतलब होता है जहां से राजकाज का काम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ राजा बड़े प्रशासनिक तथा सैनिक अधिकारी एवं धनी व्यापारी लोग रहते थे। पटना में कौन कौन रहता था, राजधानी पहले कौन कौन रहता था, राजा रहता था, राजा महाराजा, राजा का चेला चपाटी, मंत्री संतरी, और उसका बड़ा बड़ा अधिकारी, और उसके बाद बहुत धनी धनी क्या होता, व्यापारी था, वही सब रहता था, ठीक है। जैसे हम लोग इधर कौन है, भिखारी सा, तो भिखारी सा रहता था उस समय पहले, ठीक है। उसके बाद देखो इनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां विकसित की गई थी। ये अक्सर मठों एवं मंदिरों को दान देते थे। बौद्ध भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के लिए इन्होंने विहारों का निर्माण करवाया था। इस शहर में अनेक शिल्पकार, हथकार, सोनार, लोहार, बुनकर, बड़े अस्त्र शस्त्र आदि बनाने वाले कहाँ रहते थे, पाटलिपुत्र राजधानी में। उसके बाद यह स्थल जलमार्ग का उत्तम साधन उपलब्ध था। मतलब पटना किसके बगल में है, गंगा नदी के बगल में, तो आराम से आदमी एकदम नाव से आया था फटाफट, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चल जाता था। उसके बाद है तक्षशिला। तक्षशिला तथा पूर्व में ताम्रलिप्ति बंदरगाह को स्थल मार्ग से जोड़ता था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह वर्मा, म्यांमार तथा श्रीलंका के से व्यापारी जा जाते थे। मतलब ताम्रलिप्ति बंदरगाह में कहाँ से व्यापारी आते थे, श्रीलंका और बांग्लादेश से व्यापारी आते थे। उसके बाद एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट शहर मथुरा। कथी नाम है, मथुरा। मथुरा में कृष्ण भगवान जो है वो कांड उंड किए हैं, वहीं उनका क्या है जगह है। मथुरा उस काल में एक प्रमुख नगर था। यह करीब 2500 साल पहले अस्तित्व में आया, ठीक है। यह यातायात तथा व्यापार के मार्ग पर स्थित था, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस क्या हो गया था, बढ़ गया था। उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग मथुरा से होकर गुजरते थे। मथुरा की चारों तरफ किले बंदी थे, क्योंकि मथुरा इंपॉर्टेंट शहर था, तो वहाँ क्या रहेगा, किलाबंदी रहेगा, ठीक है। व्यापार के साथ यह प्रशासन तथा कला का भी केंद्र रहा। यह हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म का तीर्थ स्थल था। यहाँ अनेक धर्मों के अनेक मंदिर थे। यह विशेषकर कृष्ण मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। पता है अभी मथुरा में कौन भगवान ज्यादा फेमस है, ठीक है, जो आज भी है। मंदिरों के कारण यह मूर्ति निर्माण का केंद्र भी था। मंदिर जहाँ रहेगा वहाँ मूर्ति भी रहेगा ज्यादा, इसलिए मूर्ति वहां बनता था। इस समय यहाँ सुंदर सुंदर मूर्ति बनाने का क्या मिले, प्रमाण मिले हैं कि उस समय मथुरा में क्या बनता था, सुंदर सुंदर मूर्ति बनता था, पूरे देश में जाता था और मंदिर में क्या होता था, लगता था। मथुरा में अनेक संक्षिप्त अभिलेख मिले हैं। इन अभिलेखों से यह ज्ञात हुआ है कि राजा एवं रानी के समान कई शिल्पकार थे, जैसे लोहार, बुनकर, बढ़ई आदि भी मंदिर या मठों के निर्माण में दान दिया करते थे। इन अभिलेखों में फूलों की माला बनाने वाले, टोकरी बनाने का भी उल्लेख था। इन्होंने मथुरा के विभिन्न धार्मिक स्थलों को बनवाने में धन की सहायता की थी। मथुरा के व्यापारिक एवं धार्मिक महत्व को देखते हुए कुषाण शासकों ने इस शहर के अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। कुछ नगर विशेष कला के लिए विख्यात थे, जैसे काशी, बनारस क्या है, बहुत फेमस है। क्या है कि वहाँ बहुत सारा मेन ऐसा धार्मिक काम को होता था ना। वहाँ मदुरई, दक्षिण में मदुरई कपड़ा के लिए जाना था। मतलब दक्षिण भारत में मदुरई एक जगह था जहाँ कपड़ा बनता था, ठीक है। उत्तर भारत में बनारस बहुत फेमस था। इस उद्योग में स्त्री एवं पुरुष दोनों काम करते थे। किसमें, कपड़ा उद्योग में स्त्री भी काम करता था और इस समय विभिन्न साहित्यों से कपड़े व्यवसाय के लिए इन दोनों शहरों का उल्लेख मिलता है। कौन सा शहर, बनारस का और मदुरई का, ठीक है। उसके बाद श्रेणी व्यवस्था। अब देखो श्रेणी व्यवस्था माने क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्रेणी व्यवस्था, ठीक है। श्रेणी व्यवस्था माने क्या होता है, धीरे धीरे कई नगर उद्योग, व्यवसाय और व्यापार के लिए प्रसिद्ध होने लगे। परिमाण स्वरूप नगरों में शिल्पकारों की संख्या बढ़ने लगी। नगरों में इन लोगों का महत्व भी बढ़ने लगा। अपने व्यवसाय को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न शिल्पकारों ने अपने अपने संगठन बनाए। ये संगठन श्रेणी कहलाए। श्रेणियों में शिल्पकारों को प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब एक ऐसा घर बना, एक ऐसा स्कूल बनाया गया जहाँ पे लोग को क्या दिया था, ट्रेनिंग दिया जाता था नया नया काम करने का।
ये संगठन श्रेणी कला है। श्रेणियों में शिल्पकारों को प्रशिक्षण दिया जाता था। श्रेणी शिल्पकारों के हित का ध्यान रखती थी, कच्चे माल का प्रबंध करती थी, उत्पादों की कीमत तय करती थी, उत्पादित वस्तुओं को बेचने की व्यवस्था करती थी। प्रत्येक श्रेणी के अपने नियम तथा सिद्धांत होते थे। दक्षिण भारत में श्रेणी के सदस्यों को निकमत्तर कहा जाता। कथी बोलते थे? निकमत्तर। मतलब जैसे जैसे लोग शहरी हुए, जैसे लोग धनी हुए, वैसे वैसे काम की संख्या बढ़ी, काम की आवश्यकता बढ़ी, तो लोग क्या किए, एक ऐसा स्कूल बनाए जहाँ पे नया नया लोग को क्या किया जाता है, नया नया काम सिखाया जाता है। वैसे बढ़ई है तो बढ़ई अपना काम सिखाएगा, जैसे कि मूर्ति बनाने वाला है तो मूर्ति बनाने वाला अपना मूर्ति बनाने का काम सिखाएगा। उसका लोहार है, लोहा से बनाने वाला काम सिखाएगा। तो उसको क्या बोला जाता था? श्रेणी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? श्रेणी। इस श्रेणी में क्या लोगों को क्या दिया जाता था? प्रशिक्षण दिया जाता था। दक्षिण भारत में इस श्रेणी को क्या बोलते थे? निकमत्तर बोलते थे। क्या बोलते थे? निकमत्तर बोलते थे। शिल्पकारों के समान व्यापारियों की भी अपनी श्रेणी होती थी। ठीक है, उसके बाद ये संगठन केवल व्यापार से संबंधित कामों को देखती थी और कहीं कहीं श्रेणी बैंकों की तरह भी काम करती थी। मतलब जो छोटा व्यापारी था उसको ज्यादा बड़ा व्यापार करने के लिए क्या कर देता? पैसा देता था। ठीक है, इससे कुछ जमा करने वाले को भी दिया जाता था। कभी कभी लाभ वाले धन को मंदिर या अन्य धार्मिक स्थान को दिए जाने का विवरण मिलता है। कहीं कहीं इन श्रेणियों का नगर में राजनीतिक प्रभाव भी था। बाद में श्रेणियां जाति में विकसित हो गए। मतलब एक प्रकार के लोग जो काम करने वाले थे वो एक प्रकार का जाति में बन गए, है ना। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। बाद में धीरे धीरे एक प्रकार का जो काम करने वाला था उसको वह जात का आदमी करने लगा। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मण तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि अधिकांश छोटे शहरों का स्वरूप एक जैसा होता था। शहरों का संपन्न वर्ग ईंट तथा लकड़ी के बने भव्य महलों में रहते थे। जो शहर में जो धनी लोग थे वो किसमें रहते थे? भव्य महलों में या ईंट से बना घर में रहते थे। ठीक है, उसके बाद सामान्य वर्ग की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने का मिट्टी घर में रहते थे। ठीक है, उसके बाद शहर की कुछ सड़कें चौड़ी थी, कुछ पतली होती थी। जल निष्कासन के लिए हड़प्पा सभ्यता के समान अच्छा प्रबंधन नहीं था। मतलब बाद का जो शहर बना उसमें पानी निकालने के लिए अच्छा व्यवस्था था, नाली निकालने का अच्छा व्यवस्था नहीं था। शहरी समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चारों वर्णों के लोग रहते थे। ठीक है, पहले के जमाने में लोग कितने वर्ण में बटे थे? 4 वर्ण में। सबसे पहला था क्षत्रिय जो राजकाज का काम करता था, लड़ाई पिटाई का काम करता था। उसके बाद आता था कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या करता था? ब्राह्मण जो पूजा पाठ करने का काम करता था, पढ़ाई लिखाई का, पढ़ाने वढ़ाने का काम पहले कौन करता था? ब्राह्मण करता था, पंडित जी करता था। उसके बाद आता था वैश्य। वैश्य काम करता था जितना जो मतलब अन्न उपजाने वाला काम है और बेचने वाला काम है कौन करता था? बिजनेस वाला काम वैसे। और उसके बाद शूद्र आता था, वो क्या काम करता था? वो जाता था जैसे ये कोई सामान बनाना है तो कौन बनाएगा? उसके बाद बड़ा फैक्ट्री था, इसमें जो शिल्पकार था, बड़ा चीज था, उसमें कौन बनाता था? शूद्र बनाता। मतलब लोगों को जो सहायता करने का काम कौन करता था? शूद्र करता था। खेती करने का काम कौन करता था? शूद्र के हवाले था। उसके बाद राजा महाराजा का जो नौकर उकर था, बड़ा काम करना होता था, उसको कौन करता था? शूद्र। तो जो सेवा का काम करने वाला था उसको कौन करता था? उसके बाद है कि ब्राह्मण धर्म पाठ का काम करते थे। युद्ध प्रशासन, लोगों की रक्षा क्षत्रिय करते थे। वैश्य काम उत्पादन तथा व्यापार करना था। शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे। इन वर्ण विशेष व्यवस्था के अपवाद भी थे। दानकर्ता के रूप में कुछ वैश्य प्रशासक तथा राजा के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। मतलब कुछ ऐसा लोग भी थे, व्यापारी वैश्य भी थे जो राजा बन चुके थे। ऐसा नहीं है कि उस समय भी क्या था, सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बनता था। ठीक है ना, कुछ शूद्र भी क्या, कुछ वैश्य भी क्या था, राजा उस समय बन गया था और दान भी करता था। कुछ शूद्र भी अपनी संपन्नता की बदौलत व्यापारी, किसान, शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। मतलब कोई शूद्र भी था जो क्या हो गया था? धनी मनी हो गया था और वो क्या था? राजपाट करता था और व्यापार भी करता था। कौन? शूद्र भी, है ना। तो ऐसा नहीं था कि केवल राजा ही राजपाट करता था, केवल पंडित ही पढ़ाता था और केवल शूद्र ही सेवा करता था और केवल व्यापारी ही व्यापार करता था। ऐसा नहीं था। नीचे वाले लोग भी क्या किए? ऊपर वाला काम करते थे। अब देखो आगे पढ़ना है व्यापारिक विकास। अब हमको पढ़ना है कि व्यापार का विकास कैसे हुआ। ठीक है, जैसे जैसे विभिन्न उद्योगों का विकास हुआ, नगरों का महत्व बढ़ा। जैसे जैसे विभिन्न उद्योगों का विकास हुआ, किसका विकास हुआ? नगरों का। राजाओं ने उत्पादित वस्तुओं के व्यापार को प्रोत्साहन किया। व्यापार से उनको आर्थिक लाभ होने लगा। वे उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते थे। उत्पादों की सही मापतोल की व्यवस्था की जाती थी। जलमार्ग द्वारा व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से जहाज का निर्माण किया जाने लगा। नमक, शराब, हथियार जैसी वस्तुओं के उत्पादन पर राजा का नियंत्रण होता था। वह खानों पर भी नियंत्रण रखता था। कौन? राजा। जैसे अब बिहार में बालू का खदान है, बालू खान के निकालता है, तो उसको कौन कंट्रोल करता था? राजा कंट्रोल करता था। ठीक है ना, राजा के पास सब कौन था? अधिकार था। इसके बाद आंतरिक विकास के लिए प्रशासन की ओर से सड़कों का निर्माण किया गया था। उस समय भारत के प्रमुख शहर जैसे तक्षशिला, उज्जैनी, उस समय सबसे इंपॉर्टेंट शहर कौन था? बताओ। तक्षशिला था, उज्जैनी था, पाटलिपुत्र था, मदुरई था और क्या था? प्रयागराज था और क्या था? मथुरा था। ये सब क्या था? इंपॉर्टेंट शहर था। काशी था, गया था, पाटलिपुत्र था, वैशाली था। यहाँ पे सड़क क्या था? अच्छा था। ठीक है ना। नदी मार्ग द्वारा भी आंतरिक व्यापार होता था। अर्थशास्त्र में उत्तर तथा दक्षिण भारत के मध्य व्यापार का विवरण मिलता है। उत्तरी राज्य दक्षिण के राज्यों के उत्पाद जैसे हीरे, अन्य रत्न, शंख, मोती तथा कपड़ों के बड़े व्यापारी थे। कौन?
भारत के दक्षिण भारत के लोग, दोनों क्षेत्रों के बीच इन वस्तुओं का विशेष तौर से व्यापार होता था। मतलब हम लोग दूसरा सामान देते थे, वो लोग क्या कपड़ा लगता हम लोग को। इस काल में विदेश से भी व्यापार का उल्लेख मिलता है। यह व्यापार समुद्र मार्ग द्वारा होता था। मतलब विदेश से जो लोग आते थे व्यापार करने, कैसे आते थे? समुद्र से आते थे, ठीक है। परंतु पूर्व पश्चिमी तथा दक्षिण के बंदरगाहों से भारतीय व्यापारी अपनी वस्तुओं को लेकर विदेश जाया करते थे। पूर्व में ताम्रलिप्ति मतलब ताम्रलिप्त तथा चंद्र के गढ़ू प्रमुख बंदरगाह थे। पश्चिम में भृगुकक्ष, वर्तमान भड़ौच एक जगह है भड़ौच, पहले उसका नाम क्या था? भृगुकक्ष था, ठीक है। उसके बाद सूरपुरक, अभी का नाम सोपारा नामक बंदरगाह थे। संभवतः जो सड़क तक्षशिला से पाटलिपुत्र जाती थी वही सड़क ताम्रलिप्ति तक भी जाती थी। यह मार्ग यातायात तथा व्यापार के लिए क्या था? उपयोगी था। संगम साहित्य में दक्षिण भारत में विदेशी व्यापार का विस्तार पूर्वक क्या वर्णन है। पश्चिम में अरब तथा रोम से व्यापारिक संपर्क था। पूर्व में विदेशी व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से होता था। इस व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एक अज्ञात यूनानी लेखक के माध्यम से होती है। 50 ईस्वी पूर्व एक रोमन नामक हिप्पलस ने रोम से भारत तथा सीधी समुद्र मार्ग की खोज की। मानसून की तेज हवा को ध्यान रखते हुए उसने इस मार्ग की खोज की। इस मार्ग की खोज के बाद इन दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण व्यापार बढ़ा। दक्षिण भारत में कई बंदरगाह जैसे तौड़ी, मुजाड़ी, पुहार, कोवरीपट्टनम, ओंकार मेरू तथा ओकराई था। यहाँ से व्यापार स्तर पर विदेशी व्यापार होता था। यह क्षेत्र व्यापारी की वजह से समृद्ध व्यापारिक स्तर बन गए थे। मतलब जब समुद्र के रास्ते कोई आदमी आता है व्यापार करने तो समुद्र के किनारे में उतरता होगा। समुद्र के जिस किनारे पे उतरता है उसको बंदरगाह बोलते हैं। कथी बोलते हैं? कथी बोलते हैं? समझ में आ गया? जैसे कि होता है नदी का किनारा होता है, नदी के किनारे पे जहाँ उतरता है हम लोग घाट बोलते हैं। उसी प्रकार समुद्र, बड़ा बड़ा समुद्र में जिस जगह पे बड़ा बड़ा जहाज आकर रुकता था उसको क्या बोलते थे? बंदरगाह बोलते थे। आगे समझ में? तो उस समय दक्षिण भारत में, जो कि समुद्र का दक्षिण भारत में नीचे है, तो उस समय प्रमुख बंदरगाह सब कौन था? उस समय प्रमुख बंदरगाह था तौंडी, मुजाड़ी, कथी नाम था? तौंडी, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तौंडी, मुजाड़ी, पुहार का नाम है कावेरीपट्टनम। कथी नाम है? अभी का नाम कावेरीपट्टनम है। और उसके बाद अरिका मेरू और ओरकाई, किसका नाम है? कथी का? बंदरगाह का नाम है, ठीक है। पुहार एक व्यापारिक केंद्र था। पुहार एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यापारिक केंद्र था। उसके बारे में हम लोगों को क्या पढ़ना, डिटेल में पढ़ना है। संगम साहित्य से हमको जानकारी मिलता है कि पुहार एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ कई विदेशी जहाज बहुमूल्य सामान लेकर आते, महंगा सामान लेकर आते। कहाँ पर? पुहार पर, ठीक है। प्रत्येक जहाज पे एक झंडा लगा रहता था, ठीक है। यह झंडा जो है रंग बिरंग का होता था। ये रंगीन झंडे उस जहाज पर लाए सामान हो जिसमें फैशन का सामान होता था का विज्ञापन करते थे। पुहार से व्यापार करने वाले अधिकांश व्यापारी धनी थे। वे बड़े और सुंदर भवन में परिवार के साथ रहते थे। उनके घर कई मंजिल वाले होते थे, उनमें कई कमरे तथा बरामदे थे। अधिकांश व्यापारी अपने मकान के निचले स्तर में सामानों को रखते थे। और नीचे सामान रखता था, ऊपर रहता था। हर जहाज पर क्या था? झंडा लगा रहता था। और हर जहाज में अलग अलग प्रकार का क्या होता था? सामान। भारतीय वस्तुओं में रेशम, हम लोग यहाँ से कथी भेजते थे? रेशम भेजते थे, हाथी का दांत भेजते थे, हम लोग के यहाँ पास हाथी ज़्यादा था। मोती भेजते थे, अन्य कीमती पत्थर, मसाला भेजते थे, औषधि विदेशों में भेजते थे। भी हम लोग यहाँ से कथी भेजते थे? सबसे पहले मसाला। भारत में इलायची के लिए भारत गुलाम बन गया। आज समझ में? इलायची मसाला के लिए भारत क्या हो गया? गुलाम बन गया। हम लोग मसाला छिट के खाते हैं तो उस मसाला पर दुनिया कौन दिया? इसकी वजह से हम लोग क्या बन गया? गुलाम। मतलब सोचो मसाला इतना माथा का दर्द है कि भारत गुलाम बन गया 300 साल तक। कथी के चक्कर में? मसाला के चक्कर में। हाँ क्या समझ में? तो पहले के ज़माना में यहाँ से क्या भेजा जाता था? मसाला भेजा जाता था, औषधि भेजा जाता था, रेशम भेजा जाता था और बहुमूल्य पत्थर भेजा जाता था, जैसे हीरा, मोती, सोना, ये सब भेजते थे हम। जाओ तुम ले जाओ, ठीक है। उसके बाद इन वस्तुओं के अलावा भारतीय पशु पक्षी जैसे बंदर, मोर का भी व्यापार होता था। लोग यहाँ से बंदर भेजते थे, वहाँ से खरीदता था बंदर से। मोर भी, वहाँ मोर नहीं था, यहाँ से मोर जाता था, लोग खरीदता था वहाँ मोर, ठीक है। सोचो हम लोग जंगल झाड़ बेच देते थे और पैसा कमा लेते थे। पहले के ज़माने में बाहर का भी बेवकूफ़ था। उसके बाद इन वस्तुओं के बदले भारतीय व्यापारियों को सोना और चांदी के सिक्के मिलते थे। इन तथ्यों की पुष्टि दक्षिण भारत में पाए जाने वाले रोमन सिक्कों की संख्या से होती है। कभी कभी भारतीय व्यापारियों को विदेशी शराब की बोतलें भी मिलती है। मतलब बाहर से यहाँ का लोग कभी खरीदता था? शराब खरीदता था, यहाँ से सब बेचता था और शराब खरीदता था, ठीक है। अभी हम लोग शराब खरीदते हैं। शराब की बोतलें मिलती है। सिल्क रूट से रेशम तथा मसालों का विशेष रूप से व्यापार होता था। इस मार्ग द्वारा भारत पश्चिम तथा मध्य एशिया एवं चीन से जुड़ा हुआ था। उत्खनन से प्राप्त सुराही के टुकड़े, काले और लाल मिट्टी के बर्तन तथा पेरिलप्स ऑफ द इरिथ्रियन सी से रोम भारत व्यापार तक क्या होता था? भारत व्यापार का पता चला, ठीक है। मतलब हमको उत्खनन जब किए, माटी उटी खोना, उसमें से सुराही का टुकड़ा मिला, काले और लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं तथा
पेरिल्स ऑफ द इथ्रियम सी से रोमन भारत व्यापार का पता चलता है। एक किताब का नाम है पेरिल्स ऑफ द इथ्रियम सी, उसे किसके बारे में पता चलता है? भारत और रोम के बीच व्यापार होता था, इसके बारे में पता चलता है। अब सिक्का के बारे में पता चलता है। सिक्का क्या होता था? पहले भारत में सिक्के का प्रचलन संभवतः विदेशी व्यापार से हुआ था। फारसी तथा यूनानी संपर्क के कारण भारत में 6ठी सदी ईसा पूर्व से चांदी, तांबा तथा कांसा की आहत मुद्रा का प्रयोग होने लगा। वस्तु के स्थान पर अब सिक्का व्यापार का माध्यम बन गया। सिक्के के प्रचलन से भारत में व्यापार का अधिक विकास हुआ। अर्थशास्त्र में मुद्रा प्रणाली तथा मुद्रा पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। सातवाहन तथा गुप्त काल में सिक्कों पर कुछ लेख भी लिखा गया होता है। मतलब राजा जो क्या करता था, अपना बड़ाई जो है अपना सिक्का पर कर देता था, लिखा देता था कि आगे जब 5,000 10,000 साल के बाद लोगों को मिलेगा तो देखिए कि उस समय का क्या था, बहुत धनी मुनी था, मेरे बारे में बड़ाई होगा। ठीक है। प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह, मतलब ऐसा बंदरगाह माने क्या होता है? समुद्र के किनारे जहाँ पे आके जहाज उतरता है उसको क्या बोलते हैं? बंदरगाह। अब उस समय का जो मेन बंदरगाह था, जहाँ पे मेन जहाज आके उतरता था, उसके बारे में 10-12 के नाम पढ़ लेंगे, कहानी रहेगा। गुजरात में स्थित भृगु कक्ष, जिसका भी नाम भरौच है, प्राचीन काल में सबसे व्यस्त बंदरगाह था। कभी था सबसे व्यस्त बंदरगाह था। पश्चिमी देशों से अधिकांश व्यापार इसी बंदरगाह के माध्यम से होता था। यहाँ विदेशों से टीना खरीदते थे। सोचो, इतना महंगा सामान देख के हम लोग कभी खरीदते? टीना खरीदते थे, शीशा खरीदते थे, गधे सब था। पुखराज खरीदता था, पुखराज होता है एक पत्थर होता है। सोना खरीदता था, शराब और चांदी खरीदता था। शराब खरीदते थे, अभी शराब खरीदता लोग। वस्तुएं लाई जाती थी। इसी बंदरगाह से मुख्य रूप से मसाला, मरहम बनाने की जड़ी बूटी, कीमती पत्थर जैसे हीरा और नीलम आदि का निर्यात होता था। यहाँ के स्थानीय शासकों के विदेशी व्यापारी उपहार स्वरूप सोना चांदी के गहने, विदेशी शराब, सुंदर बालाएं तथा गवैया बालक कपड़े आदि दिया करते थे। मतलब यहाँ के स्थानीय शासकों के विदेशी व्यापारी सोना चांदी देता था, शराब देता था और सुंदर सुंदर लड़की देता था। तो गवैया बालक और यही लिखा था, हम क्या करें, है कि नहीं। और उसके बाद क्या देता था? शराब देता था। बाहर का जो व्यापारी था यहाँ के राजा को देता था। ठीक है। उसके बाद गवैया देता, मतलब सिंगर देता था कि राजा को गाना सुना के खुश करेगा। ठीक है। उसके बाद कपड़ा देता था। अच्छा, इस बंदरगाह की व्यापारिक गतिविधियां उन्नत होने से यहाँ के व्यापारी तथा शिल्पकार बहुत ही धनी हुआ करते थे। पुरातात्विक अवशेषों तथा संगम साहित्य से पता चलता है कि दक्षिण के पुडुचेरी के निकट अकीरा मेरू में एक समृद्ध बंदरगाह था। यह मुख्य रूप से मछली पकड़ने का केंद्र था। चोल वंश के शासनकाल में यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। यहाँ दूर दूर से सामानों से लदे जहाज आते थे। इस क्षेत्र में ईंटों से बना गोदाम नुमा ढांचा मिला है। इस क्षेत्र में समुद्र किनारे ऐसे पात्र मिले हैं जिनमें संभवतः शराब, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल होता है जो बच्चा को लगाया जाता है, पदार्थ रखे जाते थे। विशेष प्रकार के इस पात्र को पकड़ने के लिए 2 हैंडल लगे होते थे। ऐसे पात्र एफोरा कहलाते थे। कथी बोलते थे? और अभी हम लोग यहाँ घाव हो जाता था, जो फोड़ा हो जाता है उसको हम लोग फोड़ा बोलते हैं, और उस समय फोड़ा उसको बोलते थे। ठीक है। इसके साथ इटली से बने मुहर लगे लाल रंग के चमकदार बर्तन मिले हैं। इन बर्तनों के नाम इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र रखे गए हैं। यहाँ ऐसे कई भारत के बने बर्तन मिले हैं जो रोमन नमूने पर आधारित है। इनके साथ रोम के बने लैंप, शीशे की बर्तन तथा कीमती पत्थर भी मिले हैं। इन सबसे स्पष्ट होता है कि अरिका मेरू बंदरगाह से रोम एवं इटली के साथ व्यापार हुआ करता था। आयात की गई वस्तुओं, मतलब आने वाली वस्तुओं में जो लोग वहां से विदेश से उस समय आता था, मंगाते थे, उसमें कथी था? उसमें सोना था, चांदी था, शीशा था, रत्न था, लैंप था, शराब था, जैतून का तेल था। ठीक है। यहाँ से चोल राज्य में बने अच्छे कपड़े, मोती, उसके बाद यहाँ से कथी भेजते थे? यहाँ से अच्छा कपड़ा भेजते थे, मोती भेजते थे, कीमती पत्थर भेजते थे, शंख की चूड़ियाँ भेजते थे। तो शंख की चूड़ी यहाँ से जाता था। हाथी का दांत जाता था। औषधि और मसाला और रेशम का कपड़ा। ठीक है ना, ये सब हम लोग भेजते थे। ठीक है। संगम साहित्य में मिलता पता चलता है कि अरिका मेरू में कई रोमन व्यापारी रहते थे। वे शहर के एक खास भाग में रहते थे। संगम साहित्य में रोमनों को यमन का नाम दिया गया था। मतलब संगम साहित्य में रोमन को कौन नाम से जाना जाता है? यमन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हमारा NCERT भारतीय वन चैप्टर से पाठ जो है 10 कथी नाम है, शहरी एवं ग्राम व्यवस्था क्या हो गया, कंप्लीट कर लिया है। इसका आप लोग होमवर्क बना के इसका पूरा क्या कर लाइएगा, क्वेश्चन बना के लाइएगा। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।